ठीक है, आज फर्स्ट चैप्टर हो गया था आपका और सेकंड चैप्टर होना है। ठीक है, और सेकंड चैप्टर में हिस्ट्री में आपका जो 6th क्लास का सेकंड चैप्टर है वो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी सेकंड चैप्टर का जो नाम है और में आपको लिख लीजिए क्या नाम है, उस पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो है फ्रॉम हंटिंग टू, है ना, उसके बाद है ग्रोइंग फूड। फूड, तो ये चैप्टर का नाम है और ये सेकंड चैप्टर है आपका। ठीक है, फ्रॉम हंटेड टू ग्रोइंग फूड। तो पहला इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि अर्लीस्ट पीपल वर दे ऑन द मूव। यानी जो पहले के लोग थे वो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव क्यों करते थे, है ना। पहला उसका पहली बात है फ्रॉम हंटिंग टू गैदर ग्रोइंग, फ्रॉम हंटिंग नहीं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग भी इसमें है। ठीक है, ये थोड़ा सा गैदरिंग फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इस तरह से पूरा चैप्टर का नाम है। तो इसमें देखो तीन बातें समझ लेना है कि हंटिंग एंड गैदरिंग एंड ग्रो फूड। ठीक है, ग्रो फूड, तो ये तीन पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ समझना है। फ्रॉम हंट यानी हंटिंग, गैदरिंग एंड ग्रोइंग। हंटिंग मीन्स पैलियोलिथिक एज। हंटिंग मीन्स पैलियोलिथिक एज। They're all topic relate to Stone Age. Okay, they're all topic relate to Stone Age. Stone Age means earliest time period of human life. Earliest time period of human life. That time is 50,000 BC, उससे भी और पहले का है। 50,000 BC से भी बहुत पहले का टाइम है, लगभग उसमें होगा मोस्टली ये 50,000 BC टू या 1.5 BC टू 50 BC, ये टाइम पीरियड है इसमें 50,000 BC। ये पहली बार इसका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है, बट इतना जान लीजिए कि हमें ये नहीं पता कि अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग किस समय आया था। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट बुक्स में 150 BC टू 50,000 BC अराउंड का टाइम का डिस्कस होता है। तो पहली चीज तो स्टोन एज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है स्टोन एज। फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज। क्या है ये? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। सेकंड इज मेसोलिथिक एज। Mesolithic age, and the third is Neolithic age. Neolithic age, तो ये ध्यान रखना है कि 3 एज है इसमें। फर्स्ट इज Paleolithic age, and second is Mesolithic age, and third is Neolithic age. Paleolithic age is related to hunting. That is the earliest time period of human life. But Paleolithic age is related to hunting, and Mesolithic age is related to gathering, and Neolithic age is related to food and agriculture, growing food. तो ये ध्यान रखना है
कि Paleolithic age is related to hunting, and Mesolithic age is related to gathering, and Neolithic age to relate to growing food. That means agriculture. ओके, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। तो समझ गए आपको, हंटिंग इज रिलेटेड टू द पैलियोलिथिक एज, एंड गैदरिंग इज रिलेटेड टू द मेसोलिथिक एज, एंड ग्रोइंग फूड इज रिलेटेड टू नियोलिथिक एज। इसको हिंदी में पूरा पाषाण कहते हैं, फिर इसको मध्य पाषाण कहते हैं, इसको नव पाषाण कहते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं। और व्हाट इज द अचीवमेंट इन पैलियोलिथिक एज? सेकंड अचीवमेंट इज फायर, आग। ठीक है, आग भी इसी टाइम पीरियड का अचीवमेंट है, आग। तो हंटिंग एंड फायर, आग भी इसी टाइम पीरियड का अचीवमेंट है। एंड अचीवमेंट सेकंड क्या था? डिस्कवरी। यहाँ पे सेकंड डिस्कवरी क्या थी मेसोलिथिक एज में? सेकंड डिस्कवरी वाज रिलेटेड टू द पेंटिंग, है ना? पेंटिंग सेकंड डिस्कवरी थी किसकी? मेसोलिथिक एज की। एंड और इसमें ग्रोइंग फूड, एग्रीकल्चर के अलावा एक और इसका डिस्कवरी था, वो था इन्वेंशन ऑफ व्हील, चक्र का आविष्कार। ठीक है, तो व्हील का आविष्कार भी इसी पीरियड में हुआ था, व्हील का आविष्कार। तो ये ध्यान, ये कई बार क्वेश्चन बना है कि फायर किस पीरियड में आया है। फायर इज रिलेटेड टू द पैलियोलिथिक एज, फायर एंड हंटिंग। ओके, एंड मेसोलिथिक एज यानी सेकंड टाइम गैदरिंग एंड पेंटिंग, यानी फूड, जो लोग फूड करते थे उसको गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, स्टोरेज करना, स्टोर करना। नेक्स्ट है इसमें नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज में दो चीजें थी, इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी पहिए का आविष्कार, और सेकंड था एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एक और चीज, वैसे तो एग्रीकल्चर का पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री, है ना? एनिमल हस्बेंड्री। तो तीन अचीवमेंट थे इसमें। ठीक है, तो सेकंड इसमें जो टॉपिक है आपका वो है कि द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। ऐसा क्या था कि वो लोग मूवमेंट में रहते थे? व्हाई नॉट दे शिफ्टेड पर्टिकुलर प्लेस? ऐसा क्या रीजन था कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे? In search of grass and leaves and plant, in search grass, leaves and animal। क्या क्या वो सर्च में रहते थे? किसके? फूड के, है ना? फूड के सर्च में रहते थे। तो नेक्स्ट, एक तो ये पॉइंट हो गया कि पहला पॉइंट इसमें था कि ये इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है दे मीन्स पीपल ऑफ स्टोन एज, ये कह सकते हैं। हाँ, दे मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, क्यों रहते थे? इन सर्च फूड या एनिमल, वो खाने की तलाश में, यानी फूड की सर्च में एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे। सेकंड इसमें पहला तो रीजन ये था, सेकंड ये था कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एंड सीजन चेंज। इस वजह से भी वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करते थे। अभी हमने दो चीजें डिस्कस की। फर्स्ट, हंटिंग इज रिलेटेड टू पैलियोलिथिक एज, गैदरिंग मींस स्टोरेज पर्टिकुलर फूड रिलेटेड टू द मेसोलिथिक एज, and growing the food related to the Neolithic age.
तो पैलियोलिथिक एज में एक डिस्कवरी और हुई थी, वो फायर की। और मेसोलिथिक एज में गैदरिंग के अलावा, स्टोरेज के अलावा एक इवेंट और हुआ था, दैट वाज पेंटिंग। और मेसोलिथिक एज से रिलेटेड जो पेंटिंग है वो भीमबेटका में है। भीमबेटका मीन्स एमपी, ठीक है। तो नियोलिथिक एज में भी 3 डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहला नियोलिथिक एज का फर्स्ट था एनिमल हस्बेंड्री पहले, और सबसे पहला जो एनिमल उन्होंने यूज किया था अपने पास रखने के लिए एज ए डोमेस्टिक एनिमल, दैट वाज डॉग। छोटा जानवर था डॉग। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वो जानवर है जो सबसे पहले इंसान ने मतलब यूज किया अपने लिए या पालतू बनाया, तो वो कुत्ता है। उसके बाद था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शुरू किया इसी एज में। एग्रीकल्चर मीन्स फूड, फूड को ग्रो करना शुरू किया। और तीसरा डिस्कवरी थी इस टाइम पीरियड की, वो थी व्हील, चक्र का, पहिए का आविष्कार। और फिर हमने सेकंड पॉइंट पे डिस्कस किया है कि व्हाई मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस। वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस को क्यों जाते थे, तो उसका रीजन 2 थे, इन सर्च ऑफ फूड एंड क्लाइमेट एंड सीजन चेंज। मान लीजिए कि अगर वो विंटर सीजन में पहाड़ों पे हैं, मतलब अगर वो जून के मंथ, उन्हें नहीं पता था जून जुलाई क्या है, बट ऐसा नहीं है कि इन द टाइम पीरियड स्टोन एज जून में टेम्परेचर बहुत कम होता था नॉर्थ, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो जब सीजन चेंज होता था तो उस समय प्लेस करते थे। जैसे मान लीजिए अगर विंटर सीजन आता होगा तो वो प्लेन में आ जाते होंगे, पहाड़ों पे नहीं रहते होंगे। और जब गर्मियां ज्यादा होती हैं तो उस प्लेस में वो लोग शिफ्ट कर जाते होंगे। तो इस तरह से तो 2 ही रीजन थे उनके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का। ठीक है, अफरोज नाजुका समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। तो ये है, और मूवमेंट का एक ही रीजन था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, फूड, जब उन्हें फूड बोला है तो सारी चीजें आ गई उसमें। दूसरा इसमें है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। ठीक है, सेकंड पॉइंट है उसमें, हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल, कि हम कैसे उनके बारे में जानते हैं, है ना। वो सिंपल है, अबाउट दिस पीपल, कैसे हम इनके बारे में जानते हैं। देखो, और इस और थोड़ी हम सिंपल भाषा में बात करें कि व्हाट इज द सोर्स अबाउट स्टोनेज, है ना। व्हाट इज सोर्स अबाउट अर्लीस्ट पीपल, ये भी कह सकते हैं अबाउट स्टोन एज या अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल के बारे में क्या क्या, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जो होते थे, तो बता सकते हैं क्या है, कैसे हम उनके बारे में जानते हैं। देयर इज नो रिटन मटेरियल, है ना, नो टेक्स्ट मटेरियल, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय कोई स्क्रिप्ट नहीं था, बट क्या था, यूज्ड टूल एंड हैबिटेट्स। 2 चीजों से हम जानते हैं। पहला चीज है टूल्स के बारे में, जो वो लोग टूल्स यूज करते थे, है ना, जो वो टूल्स यूज करते थे, पहली चीज उनके द्वारा जो यूज हुए थे टूल्स। उसके बाद है इसका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है घर, यानी होम, ठीक है, जो वो जहां वो रहते थे। या हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, और यूज टूल्स एंड हैबिटेट एंड कुछ पेंटिंग्स वगैरह के बारे में हम जानते हैं, पेंटिंग्स के थ्रू, है ना, पेंटिंग्स के थ्रू भी जानते हैं। और कुछ एनिमल्स फॉसिल के थ्रू भी जानते हैं, है ना, एनिमल फॉसिल्स, एनिमल फॉसिल्स। और क्या क्या जानते हैं, कुछ उन्होंने कल्चरल एक्टिविटी भी की थी, कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी। देखिए, कल्चरल एक्टिविटी हर आदमी की होती है, एक बात ध्यान रखना। रिलीजन हो सकता है ना हो, गॉड हो सकता है ना हो, बट कल्चरल एक्टिविटी हर किसी की होती है। तो एनसीईआरटी में इतना नहीं है, फिर बता दे रहे हैं कि व्हाट इज द सोर्स अबाउट द स्टोन एज या अर्लीस्ट पीपल। यूज टूल्स, जो उन्होंने टूल यूज किए उससे पता चलता है।
और हैबिटेट यानी जहां वो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने घर बनाए हैं। मान लीजिए कोई अगर सीधी सी बात है, आप किसी किसी के घर में जाकर, है ना, बता सकते हैं कि ये कैंडिडेट इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है और इसका अर्निंग क्या हो सकता है। घर में बता दोगे आप देखकर, हाँ कि भाई क्या है, किस तरह से है। तो हम उनके घरों को देख के, या जिस एरिया में वो रहते थे, चाहे वो केव ही क्यों ना हो या कोई प्लेन एरिया हो, तो जहां वो रहते थे उस एरिया को देख के हम बता सकते हैं कि वो लोग किस तरह से थे। सेकंड था पेंटिंग। पेंटिंग के बारे में भी, पेंटिंग के बारे में भी, क्योंकि अब पेंटिंग जो करता है कैंडिडेट, वो हमेशा अपने आसपास की चीजों की करता है पेंटिंग, है ना। पेंटिंग हमेशा अपने आसपास की चीजों का। आपको पता है कि जो पेंटिंग है वो बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट। और पेंटिंग को बहुत ज्यादा कॉस्टली भी मार्केट है पेंटिंग का, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन का पेंट है आर्ट, उसका कोई एरिया लिमिट नहीं है। तो वो हमेशा ही इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, मतलब उन्होंने किस तरह का पेंटिंग बनाया है ना। जैसे मैंने कई बार पहले भी डिस्कस किया था, अगर मान लीजिए 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी एज 5 से 7 साल है, ठीक है, 5 से 7 साल है, और वो बच्चे खेलते हैं कहीं पर। उनमें एक बच्चा है डॉक्टर का, और एक बच्चा है किसान का, है ना, और एक बच्चा है कोई जो क्रिमिनल का। तो और 3 तरह की चीजें रख दो उसके पास। एक मेडिसिन सिरिंज रख दो, दूसरा जो एग्रीकल्चर में टूल्स यूज होते हैं वो रख दो, और तीसरा चीज जो 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 चीजें क्राइम में, जैसे चाकू है ना, बंदूक है, कारतूस है, ये सब रख दो। तो जो बच्चे जाएंगे वो अलग अलग चीजों के पास जाएंगे। मतलब किसान का बच्चा इस नीडल के पास, मेडिसिन के पास नहीं जाएगा। वो जिसने जो अपने पास पास चीजों को देखा है, एग्रीकल्चर टूल्स को देखा, उन्हीं के पास खेलेगा वो। वही डॉक्टर का बच्चा है, एग्रीकल्चर टूल्स के पास नहीं जाएगा। मेरा मतलब क्या है कि पेंटिंग से हमें पता चलता था कि वो चीजें क्या क्या देखते थे, क्योंकि उन्हीं चीजों का वे पेंटिंग करते थे। एक गांव का बच्चा कभी मेट्रो का पेंटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मेट्रो नहीं देखी है। तो जिस जो वो चीजें ड्रॉ करता है, तो वो उन्हीं करता है जो वो देखा है। इसका मतलब है कि पता चलता है उसके बारे में। नेक्स्ट है इसमें एनिमल। कुछ एनिमल्स के फॉसिल मिले हैं, है ना, एनिमल्स के फॉसिल मिले हैं। तीसरा इसमें है कल्चरल एक्टिविटी। कल्चरल एक्टिविटी हमें कहाँ मिलती है देखने को? कल्चरल एक्टिविटी का मतलब होता है जब हम जो एक्टिविटी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं, बर्थ से लेकर एंड ऑफ लाइफ करते हैं, उसको हम कल्चरल एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे इसमें स्टोन एज में एक जगह है बुजुर्ग जम्मू कश्मीर में, एक है मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि डुअल बॉडी मिला है। डुअल बॉडी मतलब 2 बॉडी मिली है, इसमें एक मेल है, फीमेल है, जिनको दफनाया गया है। तो वो जो दफनाना बॉडी को डेथ, मतलब डेथ के बाद, वो कल्चरल एक्टिविटी है। तो हमें पता चलता है कि वहां के लोग मरने के बाद लोगों को दफनाते थे, जलाते नहीं थे। तो वो कल्चरल एक्टिविटी का एविडेंस है। और कभी कभी डेड बॉडी के साथ में कभी एनिमल के भी एविडेंस मिले हैं, जो मेगालिथिक एज में साउथ में है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग डेड बॉडी के साथ में किसी एनिमल को भी दफनाते थे। तो पहली बात है कि वो अब इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। जैसे एक एज का है, जैसे एक 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 एज है डेड बॉडी की, दूसरी एज है सेम डेड बॉडी की। तो इससे पता चलता, हो सकता है सती प्रथा हो, है ना, मतलब पत्नी खत्म हो गई है, पति खत्म हो गया, तो पत्नी ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया अपने से, खुद से मर गई, या पत्नी नहीं तो पति, जो भी है। तो एक दूसरे, अब एक साथ तो नहीं मरेंगे ना, एक तरह के 2 आदमी, एक एज के 2 कैंडिडेट एक बार में नहीं डेथ होगी, मतलब हमेशा नहीं हो सकता। कभी बाई चांस हो पति पत्नी दोनों एक्सपायर हो जाए एक साथ में, लेकिन हमेशा तो नहीं होता है, वो भी यंग एज के। तो सती प्रथा के हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा एनिमल, ऐसा भी नहीं है कि पति भी मरे पत्नी भी मरे, उसका कुत्ता ही मर जाए। तो इससे पता चलता है कि वो लोग रीबर्थ में बिलीव करते थे,
मतलब एनिमल को रखते थे ताकि ये लगे कि जी, जैसे आपने देखा होगा इस्लाम में कभी कब्र में कुछ रखा नहीं जाता है। इस्लामिक कल्चर में जो कब्र है उसमें कभी कुछ रखा नहीं जाता है, सिर्फ डेड बॉडी होती है, दफनाया जाता है। रखा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इस्लाम रीबर्थ को नहीं मानता है। इस्लाम रीबर्थ को नहीं मानता है। तो जब कुछ चीज हम बॉडी के डेड बॉडी के साथ रखते हैं, इसका मतलब है हम रीबर्थ को मानते हैं। तो जो कुत्ता दफनाया गया या फिर कोई गोल्ड कोई भी ज्वेलरी उसके साथ रखी गई या कोई टूल्स रखा गया, इसका मतलब है कि हम ये उम्मीद करते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि लाइफ में जो नेक्स्ट इनका जन्म होगा वहां ये उनके चीजें यूज में आएंगी। तो इसका मतलब है हम रीबर्थ को एक्सेप्ट करते हैं। और इस्लाम में ऐसा नहीं होता है, हिंदू धर्म में ऐसा होता है। डेड बॉडी जलाने से पहले भी कुछ चीजें मुंह में डाली जाती है सोने की या किसी की, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो जो कल्चरल एक्टिविटी है उससे भी पता चलता है क्या है। तो ये ठीक है कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इनके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो एनसीईआरटी सिर्फ लिखा हुआ है कि यूज टूल्स या हट या जो उनका हैबिटेट्स है, बट ये भी सारी चीजें हैं, इनके द्वारा हम जान सकते हैं। क्लियर है सेकंड पॉइंट? सर हाँ, कल्चरल एक्टिविटीज में ये भी आता है क्या कि उन लोग की हाइट पहले बहुत बड़ी थी, तो ये भी उसमें ही आता है क्या, कवर होता है? वो कल्चरल एक्टिविटी में नहीं आता है, वो एक्चुअली क्लाइमेटिक कंडीशन में आता है। क्लाइमेटिक कल्चर से हाइट से छोटे से क्या मतलब है? कल्चर तो कल्चर होता है। कल्चर का मतलब है ह्यूमन खुद से, मतलब ह्यूमन किस हिसाब से जी रहा है, कल्चर वो होता है। कल्चर हर किसी का होता है। देखो, आप लंबे हो कि हाइट में छोटे हो, आप गोरे हो काले हो जैसे भी हो, दैट इज अ नेचुरल थिंग। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो अपीयरेंस है वो नेचुरल है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्टिविटी में रोल है, कल्चर में रोल है कि हम दाढ़ी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, या धोती पहनते हैं या कुर्ता पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं, या हम दफनाते हैं या जलाते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हम लोग खुद से इजाद करते हैं। ठीक है, ये चीज है। क्लियर है अफरोज? हाँ सर। तो जो इंसान का बॉडी होता है, जो अपीयरेंस है, उसमें उसका खुद का कुछ रोल नहीं है ना। कैटरीना कैफ बहुत सुंदर है तो उसमें उसका कोई रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है, 0%। तो कोई भी हो, चाहे मेल फीमेल हो, कोई भी हो, वो नेचुरल है, क्लाइमेट पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, चूजिंग द प्लेस टू लिव इन, यानी वो कैसे प्लेस को चूज करते थे, है ना। कैसे वो किसी प्लेस को चूज करते थे कि रहना है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट में ये है कि कैसे वो किसी प्लेस का सिलेक्ट करते थे कि यहाँ पर हमें रहना है और यहाँ पर हमें नहीं रहना है। तो बहुत सीधी सी बात है ना। कभी आप देखना इस चीज को कि दो चीजें हमें आपको समझ में आएंगी पूरी दुनिया में। पहला चीज आएगा कि जो जहां पर हम बात करते हैं ना डेंस पॉपुलेशन की, है ना, डेंस पॉपुलेशन की बात करते हैं, जो डेंस पॉपुलेशन है या जो कह सकते हैं डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट। तो डेंस पॉपुलेशन और डेवलपमेंट जो चीज, दोनों चीजें हैं, ये आपने देखा होगा जितने भी सिविलाइजेशन है, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे इंडस हो, कोई भी हो, या फिर हमारे सिटी देख लीजिए, जितने भी सिटी हो किसी किसी नदी किनारे पर है, रिवर के किनारे पर है। जैसे मान लीजिए आगरा है, यमुना किनारे पर है ना। हैदराबाद है, मूसी नदी किनारे पर है। कोलकाता है, गंगा किनारे पर है। दिल्ली है, यमुना। मथुरा यमुना, इलाहाबाद यमुना, पटना गंगा। तो जितने भी सिटी हैं
डेवलप सिटी हैं वो किसी न किसी वाटर सोर्स के पास हैं। तो पहला इनका जो पहला उनका जो सबसे पहली चॉइस रहती थी वो रहती थी सोर्स ऑफ वाटर। पहला चॉइस रहता था इसमें सोर्स ऑफ वाटर। सबसे पहले वो इस चीज को सिलेक्ट करते थे कि वाटर का सोर्स उन्हें मिलना चाहिए। जितने भी डेवलप सिटी आप देख लीजिए, चाहे उज्जैन है, कोई भी है। दूसरा चीज क्या होता था उसमें, जो एरिया होता था वो कैसा हो, दैट एरिया विल शुड बी ए प्लेन एरिया। वो हमेशा प्लेन एरिया को सिलेक्ट करते थे। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। आप देख लीजिए मैदानी भाग यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है। कैसे उन्होंने सिलेक्ट किया। उसके बाद है जो क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन भी वो फॉलो करते थे। क्लाइमेटिक कंडीशन भी, क्लाइमेटिक कंडीशन इसमें मान लीजिए वो कोई एरिया, कोई भी पॉपुलेशन सियाचिन में क्यों रहेगी, है ना, सियाचिन में क्यों रहेंगे वो लोग, या थार में क्यों रहेंगे जाके। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी सिलेक्ट करने के लिए मजबूर करती थी उनको। और दूसरी चीज था उसमें, एक और था, वो था सोर्स ऑफ फूड। ये भी बहुत जरूरी था, सोर्स ऑफ फूड, भोजन। हम इसमें कह सकते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया उनके लिए बहुत जरूरी था, उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए क्या, उनके लिए तो पनीर पिज्जा तो था नहीं, जानवरों को ही खाना था। तो वो कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट में। तो ये सारे रीजन थे कि पहला था सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का सोर्स बहुत जरूरी है, और इसलिए आपने देखा है कि वो लोग नॉर्थ वेस्ट इंडस की ओर आए, है ना, इंडस की ओर आए। पहला सिविलाइजेशन आपको मिलता है इंडस सिविलाइजेशन, वो इंडस सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास में है। उसका रीजन ये भी है कि वो बहुत बड़ा एरिया है जहां पर बहुत सारी रिवर है, बहुत सारी रिवर है। एक चीज बहुत बड़ा ही ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे है कि देखिए वो लोग इस तरह से यहाँ पर थे, तो यहाँ पर पहले इस तरफ मुड़े, ठीक है, पहले वो इस तरफ लोग आए, उसके बाद वो लोग इस तरफ मुड़े, है ना, देखा आपने, मतलब वो पंजाब हरियाणा यूपी की तरफ गए। पहले उनका मूवमेंट ये था इंडस सिविलाइजेशन में, यही तो इंडस सिविलाइजेशन एरिया। उसका फिर उन्होंने इधर मूव किया, इधर मूव किया। फिर फाइनली उन्होंने अपना एम्पायर कहाँ बनाया, यहाँ पर, है ना, एम्पायर मतलब मगध एम्पायर, अशोका। तो आप समझ रहे हो, दो चीजें यहाँ पे ज्योग्राफिकल समझ में आएंगी आपको। पहला ये, दे नीड वाटर रिसोर्स, तो वाटर रिसोर्स इनको मिल गया। आफ्टर वाटर रिसोर्स एंड परमानेंट सेटलमेंट दे डेवलप टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की। फिर उसके बाद उन्होंने जो गंगा का मैदान था उसको क्लीन किया, प्लेन एरिया। देन दे मूव टू वेस्ट टू ईस्ट, नॉट टू साउथ। इधर मूव नहीं किए वो लोग, इधर नहीं आए, वो इधर मूव किए। उसका रीजन था क्योंकि जो गंगा एरिया था यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेन था, मैदान था उनके लिए, और दैट वाज गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। एग्रीकल्चर के लिए ठीक था, सेटलमेंट के लिए ठीक था, तो इधर मूव किया उन्होंने। तो कभी ये वो चीजें हैं जो हमें रिटन में नहीं मिलती, लेकिन ज्योग्राफी से चीजें कनेक्ट होती हैं। और इसीलिए सबसे पहला जो एम्पायर बना वो इस रीजन में बना, इस रीजन में, ठीक है। और तो ये चीज आपको समझ होगी कि उन्होंने कैसे सेलेक्ट किया लोगों को, और कैसे वो किस तरफ के लिए डाइवर्ट हुए और क्यों हुए, है ना। एक बात ध्यान रखना है कि सिविलाइजेशन या लाइफ ऑलवेज फॉलो द क्लाइमेटिक कंडीशन, या और तो अच्छे से कहें तो सिविलाइजेशन या लाइफ एक ही बात है। सिविलाइजेशन से बड़ा तो लाइफ है। तो लाइफ ऑलवेज फॉलो ज्योग्राफिकल कंडीशन, हमेशा। वो क्यों नहीं गए नॉर्थ की ओर, यहाँ से वो क्यों नहीं इधर के लिए गए, वो क्यों इधर आए। तो ध्यान रखना है, हमेशा जो है लाइफ है, लाइफ हमेशा परस्यू करती है किसका, ज्योग्राफी का, है ना, ज्योग्राफी का हमेशा फॉलो करती है।
तो ये चीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें। क्लियर है ये पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछ लेना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, है ना। जो रॉक पेंटिंग है वो हमें क्या बताती है, या सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि रॉक पेंटिंग रॉक पेंटिंग एज ए सोर्स अबाउट, है ना, सोर्स अबाउट स्टोन एज या अर्लीस्ट पीपल। तो कैसे हम इसको करते हैं, है ना, रॉक पेंट। पहली बात है कि रॉक पेंट इज रिलेट टू मेसोलिथिक एज, ठीक है। मेसोलिथिक एज से ये रिलेट करता है, यानी मध्य पाषाण काल से ही रिलेट करता है। और सबसे पहला जो रॉक पेंटिंग मिला है दैट इज रिलेट टू नर्मदा वैली, भीमबेटका एंड आदमगढ़। दो रीजन है कहां पर मिला रॉक पेंटिंग, इन नर्मदा वैली, इन नर्मदा वैली, ठीक है। नर्मदा वैली में मिला। नर्मदा वैली में कहां कहां पर मिला, दो लोकेशन है यहाँ पर, भीमबेटका एंड आदमगढ़। भीमबेटका और आदमगढ़ दो लोकेशन है, भीमबेटका और आदमगढ़, जहां पर रॉक पेंटिंग मिला है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्या रॉक पेंटिंग बताता है, इसमें मैंने कहा कि मैं आपको जो एक पिक्चर दिखाता हूँ भीमबेटका की कौन सी है। जैसे अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो जैसे आपने जीएस क्लास में देखा भी होगा, कई लोग डिस्कस कर रहे थे कि भीमबेटका इज ए रॉक कट। तो रॉक कट नहीं है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे नहीं है ये। ठीक है, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। ये है, ये जो है रीजन है, ये पेंटिंग, ये रॉक कट है। और इसी जगह पर कुछ कुछ पेंटिंग मिली है। जैसे ये जो आपको कलर थोड़ा शो हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इसमें। ये जो थोड़ा कलर शो हो रहा है यहाँ पर, कुछ कुछ जगह यहाँ पर है ना, कुछ कुछ यहाँ पर है, कुछ नीचे है। तो इस यही रॉक्स हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, इसे मान लीजिए ये पिक्चर है, ठीक है, ये है। तो अगर ये इस तरह का पेंटिंग दिखता है तो इसका मतलब क्या है, ये एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, जो किसी जानवर का पीछा कर रहा है, यानी हंटिंग का है सी। तो इसका मतलब है यहाँ के लोग हंटिंग करते थे, यहाँ के लोग हंटिंग करते थे। तो ये चीज ध्यान रखना है। जैसे आपने एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, तो लड़की थी उसमें छोटी सी, तो वो लोग नहीं समझ पा रहे, आपसे देखे मूवी, तो छोटी सी बच्ची है तो बोल नहीं पा रही थी। तो मतलब वो कैसे उसके बारे में जाने कि वो कहाँ की है, इसका नाम क्या है, और सबसे बड़ा ये था कि किस रिलीजन की है, आपने देखा है। तो जैसे ही वो लड़की किसी मतलब नॉनवेज एरिया से निकलती थी, तो वैसे ही वो एक्साइट हो जाती थी, ठीक है। तो लोगों को ये समझ में आ गया था कि जब भी ये नॉनवेज देखती है, मटन या चिकन देखती है, तब ये खुश हो जाती है, उनको उसको खाने की कोशिश करती है। तो ये तो समझ में आ गया था ये उस फैमिली से बिलोंग करती है जो नॉनवेज खाते हैं। उस बच्चे की एक्टिविटी से पता चला। दूसरी बार पता चला, ये इतना पता चल गया था लोगों को कि ये लड़की जो है वो नॉनवेज खाने वालों की घर की है। दूसरा आपने देखा होगा सीन, जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हो रहा था, तो पाकिस्तान का कोई कैंडिडेट जीतता है तो वो खुश होती, क्लैपिंग करती है। तो फाइनली क्लियर हो जाता है कि ये पाकिस्तान की है और ये मुसलमान है। तो मतलब आप समझ रहे हो, उस बच्चे की एक्टिविटी से उनको सब कुछ पता चल गया। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो पेंटिंग है उससे हमें सब कुछ पता चलता है। तो पेंटिंग से पता चलता है क्या, ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब है ह्यूमन कल्चर,
ह्यूमन कल्चर पता चलता है, ह्यूमन कल्चर पता चलता है, ठीक है, ह्यूमन कल्चर पता चलता है। तो इसमें आप लोग बोल सकते हो, जैसे वो ग्रुप डांसिंग का एक पेंटिंग है, तो ग्रुप डांसिंग का मतलब है दे डू डांस एज ए ग्रुप। फिर हंटिंग का पिक्चर है, फिर उसमें कुछ वेपन्स का पिक्चर है, तो उससे पता चल जाता है कि किस क्या क्या सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। तो फायर का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, फाइंडिंग आउट द फायर। तो सीधी सीधी बात है कि सबसे पहले जो फाइंडिंग आउट हुआ है ना, फाइंडिंग आउट ऑफ फायर है ना, तो फायर का आविष्कार कब हुआ, तो वो तो पता ही था, पेलियोलिथिक एज है ना, पेलियोलिथिक एज में हुआ ये, पेलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल में सबसे पहले फायर का आविष्कार हुआ। तो एक बात मैं बता दूंगा आपको कि अब तक का ह्यूमन बीइंग ने, अब तक का ह्यूमन बीइंग ने 99% टाइम पेलियोलिथिक एज में गुजारा है, सबसे ज्यादा। तो ये जो 99% ऑफ लाइफ ह्यूमन ने, यानी अभी हमने बाकी टाइम 1% भी नहीं गुजारा। दिस लॉन्ग टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, है ना, 99% टाइम ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री इज रिलेटेड टू पेलियोलिथिक एज, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये जो पेलियोलिथिक एज है उससे रिलेट करता है। पेलियोलिथिक एज सबसे ज्यादा हमने समय यहीं पे गुजारा है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन ये बना था अभी यूपीएस किसी एग्जाम में कि सबसे ज्यादा हमने किस समय गुजारा है, तो उसमें ऑप्शन थे पेलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, इंडस सिविलाइजेशन और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड हमने पेलियोलिथिक एज में गुजारा है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसी समय पेलियोलिथिक एज में फायर का आविष्कार हुआ था। तो फायर जानती हैं वो किसके लिए यूज करते थे, तो पहले वो क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, और उसके बाद जब फायर का आविष्कार हो गया उसके बाद उन्होंने उसको भून के खाना शुरू किया। उसके बाद है चेंजिंग एनवायरनमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट या क्लाइमेट। देखिए अराउंड 12,000 ईयर एगो, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व क्लाइमेट चेंज हुआ। एक बार शायद आरपीएससी में क्वेश्चन आया था कि पूरे अर्थ पे कितने आइस एज आए हैं, आइस एरा बता सकते हैं? किसी ने देखी है मूवी कोई, हिम युग कितनी बार आया है पृथ्वी